हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटेक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएस 001 की यूनिट 14 पॉलिटिकल वायलेंस। हिंदी में इसे कहते हैं राजनीतिक हिंसा। स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसपे आपको सभी वीडियोस के फ्री पीडीएफ अवेलेबल होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से, पॉलिटिकल वायलेंस इज अ रिजल्ट ऑफ सोशल टेंशंस व्हिच डेवलप ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। देखो पॉलिटिकल वायलेंस होता क्या है, तो शॉर्ट में थोड़ा समझते हैं। जब भी जो सरकार है कोई ऐसी पॉलिसी लेके आती है, ऐसी क्या मतलब कोई भी पॉलिसी लेके आती है, एक्ट लेके आती है या फिर कुछ अमेंडमेंट होता है, कुछ भी होता है, तो जरूरी नहीं है कि 100% लोग ही उसके पक्ष में हो, उसके फेवर में हो। और ऐसा आज तक देखा भी नहीं गया है कि 100% लोग किसी भी एक पॉलिसी के फेवर में हो, है ना। तो जो लोग इसके फेवर में नहीं होते, यानी कि किसी पॉलिसी के पक्ष में नहीं होते, वही लोग क्या करते हैं, अपना एग्रेशन दिखाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, दंगे करते हैं, है ना, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इसी को बस पॉलिटिकल वायलेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल अभी हम आगे डिस्कस करेंगे और क्या क्या तरीके की पॉलिटिकल वायलेंस हमें देखने को मिलती है, हम वो भी देखेंगे। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल वायलेंस होता है वो बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकती है, लेकिन जो मुख्य कारण है, जो मेन रीजन है, वो है सोशल टेंशन। ठीक है। नॉर्मली पॉलिटिकल वायलेंस इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्टेट बिकॉज द स्टेट इज कंसिडर्ड द चीफ सोर्स ऑफ इनजस्टिस एंड रिप्रेशन। एज अ रिजल्ट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर टेकिंग रिसोर्सेज टू वायलेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे वही चीज है कि पॉलिटिकल वायलेंस जो मेनली होती है किसके खिलाफ होती है, स्टेट के कैसे। अब हमने तो वोट कर दिया, अब सरकार बन गई, सरकार आगे कैसे काम करेगी कैसे नहीं करेगी ये तो हम नहीं जानते। हो सकता है सरकार अच्छा काम ना कर रही हो, लेकिन हम जब ये स्टेट की बात कर रहे हैं ना, तो हम ये सरकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि राज्य को चला कौन रहा है, स्टेट को कौन चला रहा है, किसके हाथ में अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के हाथ में। तो गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा एक्ट लेके आ रही है या फिर लॉ लेके आ रही है या फिर पॉलिसी लेके आ रही है जो अच्छी नहीं है या फिर कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो लोग अपना गुस्सा दिखाएंगे और स्टेट के खिलाफ क्या करेंगे, प्रोटेस्ट वगैरह या दंगे वगैरह करने शुरू कर देंगे, पॉलिटिकल वायलेंस शुरू कर देंगे। क्योंकि स्टेट ही जो इनजस्टिस है ना उसका मेन सोर्स होता है। क्योंकि देखो स्टेट के हाथ में ये सबको जस्टिस देना और स्टेट के हाथ में है इनजस्टिस करना। तो एज अ रिजल्ट क्या दिखता है फिर हमें कि जब भी लोग पक्ष में नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं, वायलेंस को ही अपना एकमात्र वन एंड ओनली सोल्यूशन मानते हैं। उन्हें लगता है कि वायलेंस क्रिएट करने से सरकार उनकी बात मान जाएगी और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस इज अ कलेक्टिव वायलेंट एक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। देखो कोई एक इंसान अकेला पॉलिटिकल वायलेंस क्रिएट नहीं कर सकता, करवा सकता है बट कर नहीं सकता। अब देखो एक इंसान पूरी रोड थोड़ी जाम कर सकता है, या चौकी में थोड़ी आग लगा सकता है ना। तो जो भी लोग खिलाफ होते हैं उस पॉलिसी के या गवर्नमेंट के एक्शंस के, तो वो लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। आजकल तो वैसे भी बहुत ज्यादा चल रहा है ना, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, फेसबुक पे ग्रुप्स बना लेते हैं, टेलीग्राम, इंस्टा, स्नैपचैट, ये सारी चीजें लोग के ग्रुप बनाने की तो काम आ रही है। तो लोग काम क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं ऐसे लोगों का जो लोग सरकार के या फिर उस एक्ट या पॉलिसी के खिलाफ होते हैं, और फिर वो सारी प्लानिंग करते हैं कि कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, कैसे दंगे करेंगे, कैसे लड़ाई करेंगे, कितना मास डिस्ट्रक्शन करना है, अपने लोगों को कैसे सेव करना है। ये सारी चीजें पॉलिटिकल वायलेंस के अंदर आती है। इट मे बी अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट। हो सकता है कि वो जो प्रोटेस्ट है वो किसके खिलाफ है, सरकार की यानी कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी के खिलाफ। इट मे बी यूज टू रिमूव अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट फ्रॉम पावर। हो सकता है कि जो सरकार बैठी हुई है पावर में उसको हटाने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो। बाहर के देशों में हमें ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इट नेक्स्ट है, इट मे बी टेकन रिकॉर्ड्स टू फॉर द चेंज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। क्या पता यहाँ पे पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को ही बदलने की बात की जा रही है। हम छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आप सबने देखा होगा कि दिल्ली में दंगे हुए थे 2019 और 20 में। जो लोग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बिलोंग करते हैं या फिर न्यूज देखी थी उन्हें पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट तो आपकी दिल्ली है, वहां पे एनआरसी को लेके दंगे हुए थे। ठीक है। काफी मास डिस्ट्रक्शन हुआ था, काफी लोग मरे थे, जो पूरी टायर मार्केट थी बहुत बड़ी जला दी गई, पेट्रोल पंप जला दिए गए, लोगों के घरों में काफी तोड़फोड़ हुई थी।
ठीक है, तो ये सब क्या है, पॉलिटिकल वायलेंस ही तो है ना, कि सरकार कोई पॉलिसी लेके आई है, इसके खिलाफ लोगों ने दंगे कर दिए। ऐसे ही आपको क्या देखने को मिलता है, किसान भी लाया था, कुछ लोग उसके सपोर्ट में थे, कुछ लोग नहीं थे। अच्छा, आपको पता है जब पॉलिटिकल वायलेंस होता है ना, इसमें जो थर्ड पार्टी होती है वो बहुत फायदा उठाती है। किसान बिल के टाइम पे हमने देखा कि बहुत सारे जो किसान है हमारे, वो पक्ष में नहीं थे, बहुत सारे पक्ष में थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे संगठन थे जिन्होंने इसमें बीच में आके अपना इंटरफेरेंस किया और चीजें और ज्यादा वर्स बना दी। ये क्या है, ये है आपकी पॉलिटिकल वायलेंस। ऐसे ही हमें अग्निवीर को हम देखते हैं तो मेजोरिटी जो है वो अग्निवीर की सपोर्ट में नहीं है, बट कुछ है भी, है ना। तो उसी की आड़ में आके कुछ लोगों ने ट्रेन वगैरह जला दी थी बिहार में, ये सब हुआ था ना। अभी हमें देखा था, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। खालिस्तानी ने क्या किया था, जो खालिस्तानी सपोर्टर्स थे उन्होंने पंजाब में एक पूरी चौकी जला दी। मतलब पुलिस जो 12 घंटे की, 8 घंटे की, 24 घंटे की ड्यूटी कर रही है हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम उनकी चौकियां और थाने जला रहे हैं ये सोच के कि वो हमारे खिलाफ है ना। तो ये सारी जो भी हमने अभी देखे, चाहे एनआरसी हो या फिर आपका किसान बिल हो, खालिस्तानी मूवमेंट हो, या फिर और कौन सा देखा था हमने, मैं तो भूल गई हूँ, आप लोगों को याद आए तो कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। नेक्स्ट अब हम क्या देखते हैं, अच्छा हाँ, एक और है जो काफी मेन चला था, है ना, 3 तलाक वाला। 3 तलाक वाले जो आया था ये बिल, बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में थे, बहुत सारे नहीं थे, बहुत सारी मुस्लिम विमेन थी बहुत खुश थी, लेकिन जो बहुत थी वो इसके खिलाफ थी। तो ये जो भी मतलब सरकार पॉलिसी लेके आती है, बिल, एक्ट, ये सारी चीजें, जो लोग इसके पक्ष में नहीं होते वो लोग पॉलिटिकल वायलेंस क्रिएट करते हैं। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एग्रेशन एंड वायलेंस हैव बीन अ पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सिंस लॉन्ग। देखो, एग्रेशन और वायलेंस तो ह्यूमन हिस्ट्री में हमें बहुत टाइम से देखने को मिल रहा है ना। क्योंकि अब वही है ना कि हर सरकार, हर पार्टी, हर नेता, हर किसी को पसंद नहीं होता है, तो जिसको नहीं पसंद होता है वो अपना एग्रेशन दिखाते हैं, वायलेंस क्रिएट करते हैं। तो ये हमें बहुत टाइम से देखने को मिल रहा है, चाहे हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर ले, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इवन कंटेम्प्रेरी की भी बात कर ले, तो ये जो युद्ध हुए हैं जितने भी, ये सब किस लिए हुए हैं, या तो आइडियोलॉजी को लेके हुए हैं, या फिर शासन करने को लेके हुए हैं, या छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, है ना। तो ये सब लोगों का एग्रेशन ही है। Normally, political violence is directed against the state, its property and men who manage its institution. देखो, नॉर्मली जो हमें पॉलिटिकल वायलेंस देखने को मिलता है, या तो हमें स्टेट के खिलाफ मिलता है ना, राज्य के, या फिर राज्य की जो प्रॉपर्टी है। आप देखो, दंगे हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, लोग सबसे पहले सरकार की प्रॉपर्टी को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं कि अगर हम सरकारी जो प्रॉपर्टी है उसको, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे तो गवर्नमेंट की अकल ठिकाने आ जाएगी और हमारी बात जल्दी सुन लेगी, है ना। बट इससे चीजें और ज्यादा वर्स हो जाती है, इससे छोटे छोटे जो प्रोटेस्ट हैं वो भी बहुत बड़े बड़े फिर मूवमेंट्स या फिर दंगों का रूप ले लेते हैं। पॉलिटिकल वायलेंस में, अच्छा हाँ, एक और रह गया था मेन। तो मेन कौन है यहाँ पे, जो भी आपकी सरकार पावर में बैठी है, सेंटर या फिर स्टेट लेवल पे बैठी है। पॉलिटिकल वायलेंस में बिगिन विद द राइटिंग और मास डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब कि दंगे हमने देखे हैं। आजकल छोटे मोटे प्रोटेस्ट तो कोई होते नहीं है, सीधा दंगों से ही शुरुआत होती है। बट इट इज ऑलवेज पॉसिबल दैट इट एज्यूम्स डिफरेंट फॉर्म्स। लेकिन देखो, हमेशा हर प्रोटेस्ट एक जैसा नहीं होता, कुछ शांतिपूर्वक भी होते हैं, है ना, पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं, कुछ बलपूर्वक भी होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट कर देते हैं, किसी में प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो किसी में जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ये सब आपको पॉलिटिकल वायलेंस के अंदर आता है। नेक्स्ट है द इंडियन पॉलिटिकल थिंकर कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, सेट। देखो इन्होंने क्या बोला है, that change in the attitude of one's own people is revolt. It results from a wrong policy of the government and immodest behavior of the king. चाणक्य यानी कि कौटिल्य यहाँ पे कहते हैं कि जो भी किंग है वो रूल कर रहे हैं, अगर जो उनका बिहेवियर है वो अपनी प्रजा को लेके अच्छा नहीं है, इमोडेस्ट बिहेवियर है, या फिर जो गवर्नमेंट है वो कोई रॉन्ग पॉलिसी ला रही है, तो उन्हीं के जो खुद के लोग हैं, उन्हीं के जो सिटीजन्स हैं, है ना, जो पब्लिक है, उनके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा और वो काफी एग्रेसिव हो जाएंगे और वो फिर रिवॉल्ट वाली बात यहाँ पे आ जाती है, फिर वो वायलेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वायलेंस इन स्टेट। वायलेंस इज एज ओल्ड एज द स्टेट, वायलेंस इज इनबिल्ट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट। देखो, जब से स्टेट शुरू हुए हैं, है ना, स्टेट शुरू हुए हैं मतलब कि जब से स्टेट बने हैं तब से हमें वायलेंस देखने को मिलती है। करंटली भी बात करें तो कुछ महीने पहले मणिपुर में भी हमें ये देखने को मिल रहा था। अगर हम थोड़ा सा याद करें, जब स्टेट्स को इंटीग्रेट किया जा रहा था, नेशन बिल्डिंग का टाइम चल रहा था,
उस टाइम पे भी जो नागालैंड था वो अलग डिमांड कर रहा था रिपब्लिक बनने की, है ना। और असम मणिपुर भी नहीं मिलना चाहते थे, मेघालय भी नहीं मिलना चाहते थे, कश्मीर भी नहीं मिलना चाहता था, है ना। तो वॉयलेंस और स्टेट तो हमें हमेशा से दिखते आ रहे हैं। State has the monopoly of coercive power in its hands. The state exercises this power with the help of its agencies, such as the army, the police, jails, and courts. State can punish people who do not obey its orders and who disturb law and order. अब देखो, क्योंकि यहाँ स्टेट के पास पावर भी है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर लोग पॉलिटिकल वायलेंस क्रिएट करेंगे तो स्टेट कुछ करेगा नहीं। स्टेट के पास कोर्ट्स है ना, कोर्ट से बड़ा तो इधर कुछ है ही नहीं, तो कोर्ट्स है, जेल्स है, हमारे पास पुलिस है, आर्मी है। तो स्टेट के पास भी बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो ऐसे वायलेंस क्रिएट करने वालों को फिर पनिश करती हैं या फिर ठिकाने लगा देती हैं, या फिर जो भी लोग स्टेट के रूल्स और लॉ ऑर्डर को ओबे नहीं करते, उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनको भी स्टेट फिर पनिश कर देता है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है काफी, सम कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। पॉलिटिकल वायलेंस के कुछ कॉजेज, कुछ कारण। पहला है जनरल कॉज, दूसरा है नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, तीसरा है आइडियोलॉजी, चौथा है रिलीजियस एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, फिफ्थ है इकोनॉमिक कंडीशंस एंड द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव डिप्रावेशन, एंड लास्ट है सपोर्ट बाय नेबरिंग कंट्रीज। अब इनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है जनरल कॉज। पीपल रेज देयर वॉइस वायलेंटली टू चेंज द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। देखो, जनरल कॉज में आता है कि लोग आवाज उठाते हैं सरकार के खिलाफ कुछ जनरल रोजमर्रा के कारण की वजह से, जैसे कि एक्सेसिव टैक्सेशन, टैक्स का बढ़ जाना, हाइक इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। जो एसेंशियल कमोडिटीज होते हैं, यानी कि जो हमारी जरूरत का सामान है, जब उनके प्राइस एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बीच में टमाटर के बढ़ गए थे ना, और आपके लेमन, नींबू के भी बढ़ गए थे, एक टाइम पे आके प्याज के भी बढ़ गए थे, है ना। तो अच्छा, सॉल्ट सत्याग्रह भी तो इसीलिए हुआ था ना, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, मोनोपोली ले ली थी ब्रिटिशर्स ने। और सॉल्ट जो है वो हमारी बेसिक नीड्स है, इंडियन खाना तो वैसे भी मसालों के बिना कुछ नहीं है। ऐसे ही चाहे आप मिडिल क्लास हो, चाहे रिच क्लास हो, चाहे पुअर क्लास हो, टमाटर, प्याज और लेमन, नींबू, ये तो आपकी बेसिक कमोडिटीज होती है ना, जो मतलब काफी इसेंशियल चीजें होती है। अगर यही 200 रुपए किलो हो जाएंगे तो फिर रिच क्लास जो है उसको अफोर्ड कर लेगी, एक बार को कि मिडिल भी कर लेगी जो अपर मिडिल होती है, बट लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास नहीं अफोर्ड कर पाएगी, तो वो तो अपना गुस्सा दिखाएंगे। अगला है आपका एक्सेसिव यूज ऑफ पावर। अगर सरकार अपनी पावर का एक्सेसिव यूज करती है, अनजस्ट ट्रीटमेंट करती है या फिर मिस गवर्नमेंट करती है, अपनी पावर्स को, अपनी अथॉरिटी को उसका रॉन्ग यूज करती है, तो भी जो लोग हैं वो वायलेंस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है नेशनल of self-determination. A large number of countries of third world came under foreign control. They became colonies of Western countries. People in the third world countries wanted to free themselves from the foreign domination. After the Second World War, a large of third world countries became independent, and these countries faced the problem of nation building cause of their political integration was so weak. For example, in India, we are facing these types of movements in Jammu Kashmir, Nagaland, Manipur and Assam. Not only India, most of other countries also facing this problem. देखो, नेशनल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन में आता है कि जब हम बात करें कि एक टाइम पे कहीं ना कहीं जो बहुत सारे देश थे वो ब्रिटिशर्स या फिर फॉरेनर्स के कंट्रोल में थे, वेस्टर्न कंट्रीज के कॉलोनीज बने हुए थे। तो जब भी ये जितने भी देश है, हम भारत की बात करें तो हम भी जब आजाद हुए थे तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आया था नेशन बिल्डिंग का, है ना। आजाद तो हो गए, है ना, बंटवारा हो गया, आजाद हो गए, ब्रिटिशर्स पे चले गए, बट अब अपनी नेशन बिल्डिंग भी तो करनी है, अपने नेशन को भी तो स्ट्रॉन्ग करना है। तो उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाकी सबने बहुत कोशिशें करी थी और मिलाया भी था सभी स्टेट्स को अपने साथ, बट बहुत सारा वायलेंस क्रिएट हुआ था। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत वायलेंस क्रिएट हुआ था, आज तक हमें देखने को मिलता है। नागालैंड, रिपब्लिक ऑफ नागालैंड की डिमांड करी थी, मणिपुर, असम चाहते थे अपना बोडोलैंड बने, है ना। तो यहाँ पे अच्छा, मेन कारण क्या था, ये लोग क्यों नहीं जुड़ना चाहते थे हमारे साथ। देखो, वैसे हम ये लास्ट पॉइंट में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हुआ ये था कि जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, उन्होंने या फिर जो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने ये बोला, ये जहाँ पे जितनी भी ट्राइब्स हैं हमारी सेवन सिस्टर्स में, कि अगर आप भारत के साथ मिल जाते हैं तो आपको जो अपनी पहचान है, आपका कल्चर है, वो आपको खोना पड़ेगा। और जो ट्राइब्स होते हैं ना, जो ट्राइबल लोग होते हैं, उनके लिए उनका जो कल्चर होता है वो उतना ही होता है कि जितना हम भगवान को मानते हैं, वो गॉड के जितना ही अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को मानते हैं। तो उनके फिर ये डर बैठ गया था कि अगर वो इंडिया के साथ मिल जाते हैं तो फिर उनको अपना जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, फेस्टिवल्स है, वो सब
खोना पड़ेगा, इसलिए वो भारत के साथ नहीं मिलना चाहते थे और इसलिए काफी सारा वायलेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी तो काफी बेसिक है। In modern times, ideologies plays an important role in the spread of political violence. Most of the movements in modern times are ideological because ideology explains the current present condition of society and ask the people to change it to bring about a better system of governance. For example, fascism and socialism were two such ideologies. आइडियोलॉजीज की बात करें तो बहुत छोटे से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम बात कर सकते हैं कपड़ों के बारे में, है ना, कि आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि दिल्ली मेट्रो में या फिर हम वैसे भी इधर उधर देखें तो कुछ जो लड़कियां हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कपड़े पहनती हैं। अब यहाँ पे भी ना आइडियोलॉजिकल वॉर हो जाता है, सोशल मीडिया पे हो जाता है, आपका जो प्रेस है वहां पे हो जाता है ना, लीडर्स के बीच में, यूथ और आपके ओल्ड पीपल जो है उनके बीच में, सबके बीच में हो जाता है। कुछ लोग सपोर्ट में है ना, जो फेमिनिस्ट है वो कहते हैं क्या कि भाई लिबर्टी है, कुछ भी पहन सकते हैं, फ्रीडम है, कुछ भी कर सकते हैं। बट जो बाकी लोग हैं वो इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि भाई सबको समाज में रहना है ना, तो सब चाहते हैं कि भाई इज्जत से रहे, है ना। तो फिर ये भी क्या है, ये भी हमें एक आइडियोलॉजिकल वॉर ही दिखता है, यानी कि विचारधारा। अब हमने देखा होगा कि लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई भी टी स्टॉल होता है उसके पास, तो वहां पे जो चार लोग हैं उन्हें अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, कोई पॉलिसी आ रही है। चार लोग हैं उनको नहीं अच्छा लग रहा, ये चार बीजेपी के सपोर्टर है, चार कांग्रेस के या फिर दो तीन आम आदमी पार्टी के। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अलग ही आइडियोलॉजिकल वॉर आपको छिड़ता हुआ दिख जाएगा। और बहुत सारे होते हैं जैसे कि सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, फैसिज्म है, आपका कैपिटलिज्म है। सबसे बड़ा हमें दिखता है ना वॉर किसके बीच में, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, यानी कि समाजवाद और पूंजीवाद के बीच में। तो आइडियोलॉजी कुछ नहीं होती, विचारधाराएं होती है जिसको लेके बहुत बड़ा वायलेंस क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है रिलीजियस एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। In some countries, there are many people who belongs to different culture and ethnic groups and who had faith in different ethnic communities. In modern states, central authority wants to integrate them with others, but they fear that in this integration they lose their separate identity. Cultural and ethnic minority want to preserve their separate identity. हमने यहाँ बात करी थी ना कि जो नॉर्थ ईस्ट में हमारी 7 सिस्टर्स हैं वो हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं खोना चाहते थे। तो 7 सिस्टर्स हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ना चाहते थे, उनको डर था कि अगर वो जुड़ गए तो उनका जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, फेस्टिवल्स है, उनका जो वे ऑफ लिविंग है वो उनसे छीन लिया जाएगा। क्योंकि देखो देश, हमारे देश में क्या है, भारत में क्या है, डेमोक्रेसी है ना, हम सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो फिर हमारे देश में जो सेंटर है वो चाहता है कि सब लोग को ना इंटीग्रेशन मतलब यूनिटी में रखा जाए, क्योंकि देखो कितनी डाइवर्सिटी हमें इंडिया में देखने को मिलती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, बुद्धिज्म, पारसी और भी मतलब बहुत सारे लोग हैं। कम से कम 1600 जो बोली है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है, लैंग्वेज बहुत सारी मिल जाते हैं, लोग कितना अलग वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, अलग तरीके से रहते हैं, है ना। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी को एक साथ करना है तो भाई यूनिटी तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, वरना तो रोज के यहाँ पे लड़ाई छिड़ी रहेंगी किसी ना किसी कास्ट या फिर रिलीजन या फिर लोगों के बीच में। तो फिर सेंटर चाहती है सबको एक साथ रखना, लेकिन ये जो ट्राइबल्स है ये अपना जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको नहीं छोड़ना चाहते थे, तो फिर इसीलिए ये नहीं जुड़ना चाहते थे। तो यहाँ पे बहुत सारे हमें छोटी छोटी वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स देखने में मिले। अगला है इकोनॉमिक कंडीशंस एंड द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन। Economic conditions give birth to different types of political violence because they generate differences in the mind of people. It is because the wrong policies of government sometimes favor certain section of society and push a large section of the people below the poverty line, unemployment, price rise, non-availability of essential commodities, etc. देखो कभी कभी जो सरकार है ना वो ऐसी पॉलिसी लेके आती है, देखो कभी कभी ऐसी पॉलिसी आती है जो मतलब कि कुछ लोग खामखाई उसके पक्ष में नहीं होते हैं, वो पॉलिसी ठीक होती है। बट कभी कभी सच में सरकार ऐसी पॉलिसी लेके आ जाती है जो हमें दिखता है कि एक पर्टिकुलर जो सेक्शन है सोसाइटी का उसको सपोर्ट कर रही है और किसी सेक्शन को नहीं। जैसे कि सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी का आना जो कि कैपिटलिज्म यानी कि जो रिच क्लास है, जो पूंजीवादी है, उनको सपोर्ट कर रही है, और जो हमारे पुअर या फिर मिडिल क्लास लोग हैं या फिर जो नॉर्मल लोग बिजनेस करते हैं उनके सपोर्ट में नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी फिर जो सरकार की ये रॉन्ग पॉलिसीज हैं ये किसी एक सेक्शन को फेवर करती हैं, जिसकी वजह से हमें वायलेंस देखने को मिलता है।
और बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती देखने को मिलती है, प्राइस राइज है ना, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अगला है सपोर्ट बाय नेबरिंग कंट्रीज। समटाइम्स इंटरफेरेंस और सपोर्ट नेगेटिव बाय नेगेटिव कंट्रीज। नेगेटिव कंट्रीज का वर्ड ये हमने यहाँ पे क्यों यूज किया है वे हम देखेंगे। कैन लीड टू पॉलिटिकल वायलेंस। Political violence in Jammu and Kashmir is supported by Pakistan. America gives support in rebel to Cuba and Iraq is accused of supporting the Islamic terrorist network. ये सब एग्जांपल्स हैं। तो देखो सपोर्ट बाय नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो हमने नेगेटिव कंट्रीज इसलिए वर्ड यूज करा है कि ये जो कंट्रीज का जो सपोर्ट आता है नेबरिंग कंट्रीज का, ये पॉजिटिव तो कभी नहीं आता, ये हमेशा नेगेटिव ही होता है। जम्मू कश्मीर में कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी अगर हमें देखने को मिलती है तो वो कहाँ से हमें देखने को मिलती है, पाकिस्तान की साइड से, तो नेगेटिव कंट्री है और नेगेटिव ही सपोर्ट दे रही है। ऐसे हम बात करें तो बांग्लादेश से भी हमें बंगाल में कुछ देखने को मिल जाती है नेगेटिव जो सपोर्ट है ना। और बात करें तो और कहाँ से आपको क्या लगता है कि और कौन सी हम जो हमारी नेबरिंग कंट्री है वो नेगेटिव कैरेक्टर रोल प्ले कर रही है। करंट में बात करें तो मॉलडीव्स कितना ज्यादा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है ना। आपको लगता है कि ऐसे और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा। और बाकी ये नीचे सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान नेगेटिव सपोर्ट दे रहा है, अमेरिका और इराक भी एक एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। हमने अभी पढ़ा था कॉज क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, कारण हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि फॉर्म्स यानी कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल वायलेंस है वो हमें देखने को मिलते हैं। सो देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस एग्जिस्ट इन सोसाइटी। देखो सोसाइटी के अंदर बहुत सारे तरीके के पॉलिटिकल वायलेंस हमें देखने को मिलते हैं। अगेंस्ट द गवर्नमेंट, टेररिज्म, मिलिट्री रिवॉल्ट्स, टेक ओवर्स एंड वॉर। जो पॉलिटिकल वायलेंस होते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। हो सकता है प्रोटेस्ट से शुरू हुआ और दंगों पे खत्म हो गया हो, छोटे से कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट से शुरू हुआ और काफी बड़ा जो है आपका ऑल्टरकेशन बन गया हो सकता है सीधा वॉर से शुरू हुआ हो या फिर टेररिस्ट अटैक हुआ हो या फिर आइडियोलॉजिकल वॉर हुआ हो, है ना, या मिलिट्री रिवॉल्ट हुआ हो या फिर हमें सियाचिन में मिलिट्री टेक ओवर देखने को मिलता है ना, हमारी जो भारत की सेना है और चाइना की जो मिलिट्री है उनके बीच में हमें देखने को मिलता है। तो बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमें पॉलिटिकल वायलेंस देखने को मिलता है। So that's it for today guys. Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। एंड बी स्टडी और टेक। मिलते हैं अगले वीडियो में।